हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस, सिविक्स बुक ग्रेड 8 से। आपको जो है 7th की बुक में जब आपने पढ़ा होगा तो एक स्टोरी ऑफ अ शर्ट चैप्टर था। अगर वो याद हो तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक पूरी मार्केट चेन होती है जो कि कॉटन के प्रोड्यूसर से लेके सुपरमार्केट में शर्ट खरीदने वाले तक को जोड़ती है। बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, ये हर स्टेप पे होता है इस चेन के अंदर। ज्यादातर लोग जो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं शर्ट के प्रोडक्शन में, चाहे आप कहो छोटा किसान जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है, रोड के वीवर्स या वो वर्कर्स जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, वो काफी हद तक शोषण का शिकार होते हैं या बहुत ही खराब हालत का सिचुएशन जो उनके सामने खड़ी होती है मार्केट के अंदर। मार्केट जो है हर तरफ लोगों का शोषण एक तरह से करते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो या फिर प्रोड्यूसर्स हो। तो लोगों को ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ कानून बनाती है। ये कानून जो है इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो बहुत हद तक ना बढ़ जाए मार्केट के अंदर। अब जो है हम एक कॉमन मार्केट सिचुएशन लेते हैं जहां पर कानून यानी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मुद्दा वर्कर के वेजेस का, यानी जो उनको दिहाड़ी मिलती है या उनको पैसे मिलते हैं। प्राइवेट कंपनीज हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, बिजनेस पर्सन हो, ये नॉर्मली चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें उतना प्रॉफिट कमाएं। और इस प्रॉफिट कमाने की होड़ में वो जो है वर्कर्स के जो अधिकार हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको वेजेस नहीं देंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर लॉ की नजर से देखें तो ये पूरी तरह से इलीगल है, गलत है कि आप वर्कर्स को उनके वेजेस नहीं दे रहे। इसी तरीके से इस चीज को इंश्योर करना कि वर्कर्स को कम पैसे मिल रहे हैं या वो सही उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए बनाया गया एक कानून मिनिमम वेजेस को लेकर। एक वर्कर को आपको पे करना होगा जो उसका मिनिमम वेज है, उससे नीचे आप उसको पे नहीं कर सकते। यानी कोई भी एम्प्लॉयर जो है, जो एक कानून के अंतर्गत बनाया गया है कि इससे कम पैसे आप उसको नहीं दे सकते, तो उसके नीचे आप उसको पैसा पे नहीं कर सकते। मिनिमम वेजेस जो है वो हर कुछ सालों में जो है रिवाइज किए जाते हैं। अब ये जो कानून है मिनिमम वेजेस का, जिसका मतलब है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, इसी के साथ साथ और भी लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स जो मार्केट में होते हैं उनके हितों को। इससे क्या होता है, जो रिलेशन है तीनों पार्टीज के बीच में, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये इस तरीके से चलता है कि इसमें कहीं पर भी फिर शोषण कोई भी उसका शिकार ना हो। आपके बुक पे जो है एक टेबल दी हुई है जो कि ये बताती है कि कुछ ऐसी लॉज हैं जो कि इन्हीं हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। कॉलम 2 और कॉलम 3 जो आपकी टेबल में दिया गया है वो ये बताता है कि क्यों और किसके लिए ये कानून जरूरी है। अब जैसे एक कानून की बात करें कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो ये बताता है कि वेजेस जो है, जो एक मिनिमम को अमाउंट तय किया गया है उससे कम आप नहीं दे सकते। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनको सही दाम नहीं मिलते उनके एम्प्लॉयज के द्वारा, क्योंकि उनको काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए वर्कर्स जो हैं उनके पास ना तो बार्गेनिंग पावर होती है, इस वजह से वो जो है मतलब मोल भाव तो कर नहीं पाते, वो जो पैसे देते हैं उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर कानून किस लिए बनाया गया है, ताकि ये जितने भी वर्कर्स हैं, खासतौर से फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इनके इंटरेस्ट की रक्षा के लिए। और खाली कानून बना देना ही सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर उसने कानून बनाया है ये लागू भी हो। इसका मतलब है कि लॉ को आपको कराना जरूरी है, पालन करवाना जरूरी है। एनफोर्समेंट जो होता है, यानी लॉ को एनफोर्स करने का मतलब होता है, यह कहना चाहिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब खास तौर से वो लॉ किसी भी कमजोर इंसान को किसी मजबूत या स्ट्रॉन्ग इंसान से बचानी। जैसे के लिए हर वर्कर को सही दाम मिले तो गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा जो वर्क साइट्स हैं, और खास तौर से उन लोगों को पनिश करना होगा जो लॉ को वायलेट करते हैं। जब वर्कर्स गरीब होते हैं, पावरलेस होते हैं और उनको अपने आने वाले भविष्य के जो अर्निंग्स है उसको खो देने का डर होता है, तो वो क्या करते हैं, अगर लो वेजेस भी दिए जा रहे हैं तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एम्प्लॉयर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्कर्स को कम दाम दे सके, जो उनको मिलना चाहिए उससे भी कम। तो ऐसे में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लॉ को लागू करना।
बनाने से लेके, लागू करने से लेके, उन लॉज का पालन कराने तक के लिए गवर्नमेंट जो है सारी एक्टिविटीज जो इंडिविजुअल्स की हैं, प्राइवेट कंपनीज की हैं, उनको कंट्रोल कर सकती है, ताकि उसको ये रहे कि हाँ सामाजिक तौर पे न्याय हो रहा है सबके साथ। बहुत सारी लॉज इसमें ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर हैं, जो कि गारंटी किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें यह कहा गया है कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कम दाम पर काम करने के लिए, या एक बंधुआ मजदूर के तौर पे आप उससे काम नहीं करा सके। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, उसको जो है आप काम करने के लिए किसी भी फैक्ट्री, माइन में नहीं एंगेज कर सकते, ना किसी ऐसे काम में जहाँ पे डेंजर हो। तो क्या ये जो लॉज हैं ये वाकई में प्रैक्टिस में हो रही हैं? किस हद तक ये जो है जो चिंता है एक सोशल जस्टिस को लेकर उसको एड्रेस करती है? यही सवाल है जो हम अब अपने चैप्टर में पूरी तरह से जानेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 4 मिलियन बच्चे इंडिया में, जिनकी उम्र 5 से 14 साल की थी, वो अलग अलग कामों में लगे हुए थे, जिसमें खतरे वाले काम भी थे। 2016 में पार्लियामेंट ने जो है चाइल्ड लेबर के जो कानून था, यानी एक्ट जो था प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, उसको थोड़ा चेंज किया, और जो भी बच्चे एम्प्लॉय किए जा रहे थे 14 साल से नीचे वाले किसी भी ऑक्यूपेशन में, या 14 साल से 18 साल के में किसी भी खतरे वाले ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। अब अगर कोई बच्चों को रखता है या एडोलेसेंट्स को रखता है तो वो एक पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। अगर कोई भी जो है इस बैन को वायलेट कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जिसमें पनिशमेंट जो है वो जेल से लेके, मतलब जेल होगी जिसमें 6 महीने की सजा मिल सकती है, या 6 महीने से लेके 2 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके अलावा या फिर आपको फाइन चुकाना पड़ सकता है 20,000 से लेके 50,000 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये बात कही है कि इस तरह के प्लान्स डेवलप करें, ताकि जो बच्चे जो हैं उनको इस तरीके के वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके और उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जाए, मतलब उनको दोबारा से बसाया जाए। एक ऑनलाइन पोर्टल जो है, एक ऐसा पोर्टल जिसमें प्लेटफॉर्म है इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए, कोई भी चाइल्ड लेबर जो है वो ना हो, पेंसिल जिसे कहते हैं, उसे जो है फंक्शनल किया गया 2017 में। अब कंप्लेंट फाइल करनी है, चाइल्ड ट्रैकिंग करनी है, या जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है वो लागू हो रहा है उसके ऊपर नजर रखनी है, वो सब आसानी से किया जा सकता है। फिर बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो सबसे ज्यादा अब तक का दुनिया की खराब इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी रही है, वो थी भोपाल की ट्रेजेडी, जो कि 24 साल पहले हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जिसकी फैक्ट्री थी सिटी के अंदर, और वो पेस्टिसाइड्स बनाती थी। लगभग मिडनाइट को 2 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड करके एक हाईली पॉइजनस गैस थी, वो जो है इस यूसी प्लांट से लीक करने लग गई। एक अजीजा सुल्तान थी जो कि बच गई थी, उन्होंने बताया कि लगभग रात में 12:30 बजे एकदम से मेरा बच्चा जो है वो खांसने लगा, तो मैं उसकी आवाज सुनकर उठ गई। आधी लाइट थी तो मैंने देखा कि जो कमरा है वो सफेद धुएं से भरा हुआ है। मैंने देखा लोग जो है भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, भागो भागो। फिर मेरे को भी खांसी आनी शुरू हो गई, और हर सांस में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग के बीचे बीच में हूँ। मेरी आंखें जल रही थी। 3 दिन के अंदर लगभग 8,000 लोग मारे गए, और हजारों की संख्या में लोग ऐसे थे जो एक तरह से उनकी बॉडी बिल्कुल ही बेकार हो चुकी। ज्यादातर जो है लोग इस पॉइजन गैस की चपेट में आ गए थे। पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज जो थी, लगभग इसमें 50,000 लोग जो थे वो या तो आज भी बीमार हैं या काम नहीं कर पाए। उनमें से जो बच गए उनको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, आई प्रॉब्लम्स हो गई, और भी बहुत तरीके के डिसऑर्डर्स हो गए। खास तौर से जो बच्चे थे उनको एबनॉर्मलिटीज हो गई, जैसे कि आपकी बुक में एक फोटो दी हुई है, इसमें आप एक लड़की को देखें तो वो एबनॉर्मल सी हो गई। ये डिजास्टर जो था ये एक एक्सीडेंट नहीं था। जो अमेरिकन कंपनी थी उसने जानबूझ के जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए उसको इग्नोर किया। इससे बहुत पहले भोपाल डिजास्टर से ऐसे गैस लीक के कई इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें वर्कर्स जो हैं या तो मारे जाते थे या घायल हो जाते थे। लेकिन इतना ज्यादा होने के बाद भी कि यूसी जो कंपनी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी डिजास्टर की, उसने जो है जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया।
जब लीगल बैटल लड़ी गई तो गवर्नमेंट ने जो है विक्टिम्स को रिप्रेजेंट किया सिविल केस में यूसी के खिलाफ। लगभग 3 बिलियन कंपनसेशन केस था ये 1985 में, लेकिन उन्होंने जो है 470 मिलियन जो है सिर्फ एक्सेप्ट किया 1989 के अंदर। सर्वाइवर्स ने जो है सेटलमेंट के लिए के खिलाफ अपील भी करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेटलमेंट अमाउंट है वो वही रहेगा। यूसी ने अपने काम बंद कर दिए, लेकिन बहुत सारे पीछे क्या छोड़ गई, टॉक्सिक केमिकल्स। वो जो है सारे के सारे ग्राउंड में सीप हो गए, पानी जो है उससे बर्बाद हो गया, एक तरह से कंटामिनेट हो गया। डाउ केमिकल जो कंपनी थी, अब उसके पास है ये वाला प्लांट, और वो जो है उसको भी सफाई कराने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो भी मना कर रही है कि मैं इसको जो है सफाई नहीं करवा सकती। 24 साल बाद लोग आज भी लड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए, साफ पीने के पानी के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, उन लोगों के जॉब्स के लिए जिनकी वजह से या जिनके वो इस यूसी कंपनी के कारण प्रॉब्लम हुई थी। वो चाहते हैं कि जो एंडरसन है यूसी के चेयरमैन, उनको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़े, उनका भी प्रोसिक्यूशन हो। एक जो वर्कर होता है ना, उसकी क्या अहमियत होती है। अगर हम ये जानते हैं या हम इस चीज़ को समझते हैं कि जिसकी वजह से भोपाल कांड हुआ, वो जो इवेंट्स थे जिसकी वजह से भोपाल कांड हुआ, तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि जो यूनियन कार्बाइड थी उसने जो है अपना प्लांट इंडिया में लगाया ही क्यों। एक रीज़न जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया आती हैं वो है यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है। वो जो दाम कंपनीज लेबर्स को देती हैं, वर्कर्स को देती हैं, जैसे यूएसए में कह लो, वो कहीं ज़्यादा होते हैं जितने उनको इंडिया में या पुअर कंट्रीज में देने होते हैं। कम पैसे में ये कंपनीज जो हैं ज़्यादा घंटों का काम ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो उनके और एडिशनल खर्चे होते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, वो भी बहुत कम होते हैं। तो कंपनी क्या होती है, अपने पैसे भी बचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाती है। लेकिन ये जो कॉस्ट कटिंग होती है ये और भी खराब तरीकों से करी जा सकती है। जहां लोअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, अब उसमें क्या है, सेफ्टी मेजर्स बहुत कम होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कट कर जा सके। अब ये जो यूसी प्लांट था, इसमें हर सेफ्टी डिवाइस में प्रॉब्लम थी या उसकी कमी थी। 1980 से लेकर 1984 तक जो वर्क क्रू था इस एमआईसी के लिए, प्लांट के लिए, वो आधा कर दिया गया था, यानी 12 से 6 वर्कर्स कर दिए गए थे। जो पीरियड होता है सेफ्टी ट्रेनिंग का वर्कर्स के लिए, वो भी 6 महीने से 15 दिन कर दिया गया। जो पोस्ट थी नाइट शिफ्ट वर्कर्स की, वो खत्म कर दी गई थी। अगर कंपेयर करें यूएस के जो यूसी के सेफ्टी सिस्टम भोपाल में था और जो बाकी प्लांट्स यूएस में हैं, तो जो वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जबकि यूसी प्लांट में भोपाल में उन्होंने क्या किया था, मैनुअल गॉजेस पे या ह्यूमन सेंसस पे जो है डिपेंड कर दिया कि अच्छा गैस लीक होगी तो पता चल जाएगा। इसी तरह से वेस्ट वर्जीनिया प्लांट जो है, वहाँ इमरजेंसी की वैक्यूएशन प्लान्स होते हैं, जिससे जाके बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी हो तो बाहर निकल सकें। पर भोपाल के वाले स्ट्रेटजी में कहीं कोई नो एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है कंट्रीज। और जब अनहोनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो कंपनसेशन जो विक्टिम्स को देना होता है वो इतना कम क्यों होता है। इस सवाल का जो जवाब है वो ये होता है कि इंडियन वर्कर जो है उसकी क्या अहमियत है। एक वर्कर आसानी से दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको उसके लिए पैसा मिलेगा। इस तरह से वर्कर्स की जो एक वल्नरेबिलिटी होती है, उसका फायदा उठाकर एम्प्लॉयर्स जो है वो क्या करते हैं, सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं वर्क प्लेसेस में। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी, जबकि भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, अभी भी रेगुलर रिपोर्ट्स ऐसी मिलती हैं जो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइंस पे, फैक्ट्रीज पे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एक तरह से ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जिसमें वो सेफ्टी मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट सेफ्टी लॉज की। लॉ मेकर और एनफोर्सर की तरह गवर्नमेंट जो है उसको ये इंश्योर करना होगा कि सेफ्टी जो लॉज हैं वो लागू करी जाए, वो वहाँ पर फॉलो करी जाए। ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वह इंश्योर करे कि जो राइट टू लाइफ गारंटी करी गई है आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका कोई भी वायलेशन ना करे। जब इस तरीके का यूसी प्लांट में हादसा हुआ या इतने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन हो रहा था, उस समय गवर्नमेंट क्या कर रही थी। पहले ही सेफ्टी लॉज जो हैं उतने स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया में। दूसरा, अगर वो जो वीक सेफ्टी लॉज हैं
उनको भी नहीं लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि प्लांट जो है वो डेंजरस है, और उन्होंने जो है उसको अलाउ कर दिया कि वो एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में उसको लगा सकते हैं। जब कुछ म्युनिसिपल ऑफिशियल्स भोपाल के ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट का 1978 में, ये एक तरह से सेफ्टी का वायलेशन है, तो जो पोजीशन थी गवर्नमेंट की वो ये थी कि स्टेट को जो है ज़रूरत है कि वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे भोपाल प्लांट का जैसा अपने यहाँ करे, जिससे कि लोगों को नौकरी मिलेगी। ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते उनके अकॉर्डिंग कि यूसी से वो पूछते कि भाई आप जो है साफ सुथरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या सेफर जो क्या कहते हैं प्रोसीजर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अप्रूव करते जा रहे थे जो भी प्रोसीजर्स थे प्लांट के अंदर, यहाँ तक कि जो लगातार इंसिडेंट्स हो रहे थे लीक होने के प्लांट के अंदर, तब भी जो है वो लोग उसको अप्रूव कर रहे थे। लेकिन चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत होती जा रही। जो एक तरह से रोल होता है लॉ मेकिंग या एनफोर्समेंट एजेंसी का, वो क्या होना चाहिए? अपने लोगों के हितों की रक्षा के बजाय जो सेफ्टी थी उसको पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, चाहे लोकल या फॉरेन बिजनेसेस जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉज बने जिसमें वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और ज्यादा अच्छे से जो है इन लॉज को लागू कराया जाए। 1984 में बहुत कम ऐसी लॉज थी जो हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल ऐसे फ्री एंटिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो हवा को पॉल्यूट कर दे या वाटर को पॉल्यूट कर दे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो हमारी नदियां हो, हवा हो, ग्राउंड वाटर हो, एनवायरनमेंट हर तरीके से पॉल्यूट किया जा रहा था और जो हेल्थ है लोगों की वो एक तरह से नजरअंदाज करी जा रही थी। खाली जो यूसी कंपनी थी वही ऐसा नहीं था कि लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रख रही हो, उसको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े कि वो पोल्यूशन को जो है इस तरह से गंदा ना करे या एनवायरनमेंट गंदा ना करे, उसको साफ करे। यूएसए में बहुत जरूरी है ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, मतलब वहां पे सेफ्टी मेजर्स का, एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है, पर यहाँ आने के बाद उन्होंने उसको बिल्कुल जो है नजरअंदाज कर दिया। भोपाल डिजास्टर जो था उससे एनवायरनमेंट का जो मुद्दा था वो सामने आया। हजारों की संख्या में जो लोग थे जो कि उस फैक्ट्री से नहीं जुड़े हुए थे लेकिन वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि वो जो गैस प्लांट से लीक हुई थी वो जहरीली थी। इससे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो इस टाइम पे एग्जिस्टिंग लॉज हैं कहने को वीक हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर को कवर करती है, ना कि उन लोगों को जो शायद उसमें घायल हो सकते थे जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। तो ये जो प्रेशर पड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट या और लोगों की तरफ से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके बाद, तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में नए लॉज बनाने पड़े एनवायरमेंट पे। अब पॉल्यूटर जो है वो जिम्मेदार माना जाएगा जो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा उसके लिए। एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे लोग जनरेशन से जो है यूज करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन भी उसको शेयर करेंगी और हम खाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोर्ट जो है उसने भी कई सारे जजमेंट्स दिए कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट का जो राइट है उसको बरकरार रखें और वो उतना ही जरूरी है जितना हमारी फंडामेंटल राइट टू लाइफ जरूरी है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो राइट टू लाइफ है ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें जो है ये शामिल है कि हम जो हैं वो हमारी एक अधिकार है कि हम पॉल्यूशन फ्री वाटर एंजॉय करें, एयर पूरी तरह से जो है फुल एंजॉयमेंट लाइफ के लिए जरूरी है, यानी वो भी पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, वाटर भी पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कानून बनाए, इस तरह के प्रोसीजर लाए जिससे कि पॉल्यूशन को चेक किया जा सके, नदियां साफ करी जा सके और काफी हद तक हैवी फाइन्स लगाए जाए जो कि नदियों को या पानी को और एयर को पॉल्यूट करते हैं। अभी इधर के कुछ सालों में जहाँ एक तरफ कोर्ट्स जो हैं वो बहुत कड़े ऑर्डर्स दे रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, कई बार इससे जो है लोगों की जो जिंदगी है, जो रोजी रोटी होती है, वो भी प्रभावित होती है। जैसे कोर्ट्स ने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज को कि रेजिडेंशियल एरियाज जो दिल्ली के अंदर हैं वहां पर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दें और उनको सिटी के बाहर लगाएं।
अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें से ऐसी थी जो आस पड़ोस को पॉल्यूट कर रही थी, उसका पूरा जो डिस्चार्ज है वो यमुना नदी को गंदा कर रहा था, क्योंकि वो जो है बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए सेटअप कर दिए। लेकिन जहां एक तरफ कोर्ट का एक्शन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वहीं दूसरी समस्या भी खड़ी हो जाती है। अब फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुतों को मजबूर हुआ पड़ रहा था कि वो दूर दूर जाकर उन फैक्ट्रीज जहाँ पर रिलोकेट करी गई है वहां जाकर काम करें। अब सेम प्रॉब्लम जो है उन एरियाज में भी आने लग गई, क्योंकि अभी तो ये प्लेसेस पॉल्यूटेड हैं, फिर बाद में जो सेफ्टी कंडीशन है वर्कर्स की, अब उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक मुद्दा खत्म होता है, एक मुद्दा शुरू हो जाता है। जो एक रीसेंट रिसर्च हुई एनवायरमेंटल इशू पे इंडिया के अंदर, उसने इस फैक्ट को सामने रखा कि जो एनवायरमेंट है मिडिल क्लास के अंदर या मिडिल क्लासेस के बीच में, वो काफी हद तक एक तरह से गरीब उसकी कीमत चुकाता है। जैसे के लिए स्लम्स को साफ होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर खूबसूरत रहे, या जैसे अगर पॉल्यूटिंग फैक्ट्री हमने वहां से शहर के बाहर मूव करवा दी है, तो ये भी हमें देखना होगा कि वो वर्कर्स जो है उनकी भी सेफ्टी कंडीशंस को ध्यान में रखा जाए। जहां एक तरफ ये अवेयरनेस जो है कि एक क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत है उसकी बढ़ रही है, वहीं बहुत कम जो है ध्यान दिया जा रहा है वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसको लेकर। तो सॉल्यूशन जो है एक तरह से दोनों के लिए चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर एक को फायदा हो उस क्लीन एनवायरनमेंट से। एक तरीके से इसको किया जा सकता है कि हम साफ सुथरी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें, और जिस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं फैक्ट्रीज में, उसमें भी जो है धीरे धीरे उसको बदला जा सकता है, साफ सुथरी टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है। गवर्नमेंट को एनकरेज करना होगा, सपोर्ट करना होगा फैक्ट्रीज को ऐसा करने के लिए। उसको फाइन लगाना होगा उन फैक्ट्रीज पे जो ऐसे प्रदूषण फैलाते हैं। इससे क्या होगा कि वर्कर्स की जो रोजी रोटी है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, दोनों वर्कर्स जो कम्युनिटीज जो हैं जो फैक्ट्रीज के आसपास रहे हैं वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो लॉज है वो बहुत जरूरी होती हैं कई सिचुएशंस में, चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, और लोगों को खास तौर से अनफेयर प्रैक्टिस से बचाना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन, ये सब जो है मुनाफा ज्यादा बनाने के चक्कर में अनफेयर प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्कर्स को लो वेजेस देते हैं, चिल्ड्रन को जो है एम्प्लॉय कर लेते हैं वर्क के लिए, वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि जो वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है उस पर भी नहीं ध्यान देते हैं, और या लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको भी जो परेशानी हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का वो ये है कि वो कंट्रोल करे एक्टिविटीज प्राइवेट कंपनीज की, बनाकर, लागू कर और उनको एक तरह से फॉलो करने के लिए, मजबूर करने के लिए कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कम करें और सबको सामाजिक न्याय मिले। गवर्नमेंट को जो है सही लॉज बनानी होंगी और साथ ही साथ उनको लागू भी कराना होगा। अगर लॉज वीक हैं, सही तरीके से लागू नहीं हो रही है, तो उससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। जहां एक तरफ गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होता है, वहीं लोगों के ऊपर दबाव पड़ता है कि वो जो हैं दोनों ही जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट एक्ट में हैं कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करें। एनवायरनमेंट जैसे हमने देखा कि एक एग्जाम्पल है जहां लोग जो हैं वो उनको पुश किया जा रहा है एक पब्लिक कॉज के लिए, और कोर्ट्स जो है वो चाहते हैं कि जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको मानना होगा उन्हें। उनको ये चीज समझनी होगी कि हमारी राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी शामिल है, एक अहम हिस्सा है। तो हमारा ये जो चैप्टर था इसमें हमने ये देखा कि लोगों को जो है अब डिमांड करने की जरूरत है कि ये जो फैसिलिटी है हेल्दी एनवायरनमेंट की, ये सबको मिलनी चाहिए। वर्कर्स के जो राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वर्क है, राइट टू फेयर वेज है, या एक सही वर्क कंडीशंस हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर सिचुएशन अभी भी काफी अनफेयर है। लोगों को स्ट्रॉन्गर लॉज के लिए जो है डिमांड करना चाहिए, जिसमें वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, तभी जो है राइट टू लाइफ सबके लिए हासिल हो पाएगी। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।